हेलो। नमस्कार दोस्तों, आवाज आ रही है? एआईबीसीए टीवी में आपका स्वागत है। जी जी, एआईबीसीए टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो चर्चा का विषय है, आजादी के 74 वर्षों में भी ओबीसी अधिकार वंचित है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता आदरणीय जीएस कश्यप जी, और नीट भोपाल के प्रोफेसर जीएस ठाकुर साहब, और पश्चिम उत्तर प्रदेश से शामली से विनोद कुमार शकरा जी, जो सामाजिक चिंतक हैं। और सबसे पहले मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय एडवोकेट जेएस कश्यप जी को। सर, जो आज जो देख रहे हैं, आजादी के 74 वर्षों में भी ओबीसी अधिकार वंचित है, इसके क्या कारण है, इस पर मैं आपका विचार जानना चाहता हूं। जी सर। अधिकार वंचित समाज में खासतौर से ओबीसी को अधिकार इसलिए नहीं मिले, जी उसका कारण ये है कि ओबीसी के आदमी को जो जिन्होंने अधिकार वंचित समाज बनाया था वो उससे दूर रखना चाहते थे। सबसे जी पहले काका कालेकर की रिपोर्ट आई, उसे जानबूझ के सदन में पेश नहीं किया गया और बाहरी बार उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनी, तो मंडल कमीशन को भी 1992 में लागू, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू हुआ और बीपी सिंह ने इसे लागू किया। लेकिन जिस प्रकार से लागू करना चाहिए था वो भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं, हाँ, उस प्रकार से लागू नहीं हुई। इसका कारण ये है कि ओबीसी में जो चेतना और जागृति है उसका अभाव है, इसलिए वो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, वरना उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। इस समय तो अगर ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो 60% के लगभग उसकी पॉपुलेशन है ओबीसी। तो आरक्षण लागू न होने के कारण वो शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं बन सका। और अगर ये आरक्षण लागू हो जाता जिस प्रकार से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लागू हुआ, तो आज ओबीसी का जो जनसंख्या है उसके अनुपात तक वो पहुंच सकता था। दूसरी बात है, भारतीय संविधान का मंशा जाति जनसंख्या के अनुसार आरक्षण देने का। उसका एक उदाहरण है कि एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया गया, जी लेकिन ओबीसी का आरक्षण उसकी जी जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया गया, जी उसको उस आधार पर दिया गया कि एक जजमेंट बालाजी का आया, उसमें ये कहा गया कि आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। उसके आधार पर 27% आरक्षण लागू किया गया, जी जो उस समय की गणना के मुताबिक कह रहे 52% था, 52 को 27% दिया गया। जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 7.5% है, उन्हें 7.5% दिया गया। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 14% है, उन्हें 14% दिया गया। तो संविधान की मंशा थी कि जनसंख्या के अनुसार ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। ये कहीं कहीं वजह से मध्य प्रदेश में तो 12-13% है, वहां पर अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बहुत ज्यादा है और सबको काट करके तब ओबीसी को दिया जाता है। तो ये ओबीसी का जो शासन प्रशासन में और शिक्षा में जो उसका जनसंख्या के अनुसार भागीदारी नहीं बढ़ी, उसका कारण, सबसे पहला कारण ये है कि इसमें चेतना जागृति का अभाव है। अगर ये समाज में चेतना और जागृति पैदा की जाए तो जी ये केवल अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नहीं, ये देश के लिए बहुत फायदेमंद। जी मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, बिना आरक्षण के ओबीसी के लोगों ने पूरे देश के अंदर, जी चाहे वो स्कूल खोलने में हो, चाहे वो जी बिजनेस करने में हो, जो नए इस समय जो कॉलोनियां बन रही हैं उनमें ओबीसी जी की दुकानें 50-60% खोली जा रही। जी आज मैरिज होम देख लीजिए, स्कूलों की संख्या, हमारे जिस हम क्षेत्र में रहते हैं हमने गणना की तो पता लगा कि साहब 80% डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और कॉन्वेंट स्कूल ओबीसी के लोग खोले। जी तो ओबीसी के लोगों ने खेती में प्रोग्रेस किया। ओबीसी के लोग जो सेना में भर्ती होते हैं वो ज्यादातर ओबीसी के लोग जाते हैं। तो देखा जाए तो सही तरीके से देश की अगर सही सेवा जो कर रहा है वो 52% कर रहा है, लेकिन 52% को हिस्सेदारी और भागीदारी शासन प्रशासन में नहीं मिली। इनमें नेतृत्व भी पैदा हुआ, लेकिन जी वैसा नेतृत्व पैदा नहीं हुआ जो पूरे भारत को एक करने वाली बात आती।
तो सबसे पहली बात यह है कि ओबीसी में चेतना और जागृति का बहुत बड़ा अभाव है। वो जिसकी ओबीसी की जो विचारधारा है, अगर इतिहास पढ़ा जाए तो भारत की सबसे पुरानी और उच्च कोटि की सभ्यता सिंधु सभ्यता हड़प्पा की खुदाई है। और हड़प्पा की खुदाई इसी देश के जो अधिकार वंचित समाज हैं उनकी है। उसी व्यवस्था को बुद्ध ने जब आगे बढ़ाया तो ये विश्व का सबसे बड़ी ताकत भारत बना। और उसी को जाकर के आपके अशोक सम्राट ने बढ़ाया। भारतीय संविधान भी 80% सिंधु सभ्यता के आधार पर है। उसके प्रियम्बर में लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये रही, जिसको अधिकार वंचित समाज को जिन लोगों ने परेशान किया था, जिन्होंने अधिकार वंचित किया था, जिन्होंने शिक्षा से वंचित किया, जिन्होंने शस्त्र विद्या से वंचित किया, जिन्होंने सम्मान से वंचित किया, तमाम प्रकार की जो सब व्यवस्थाएं थी उनसे वंचित किया, वही लोग सत्ता में पहुंचे और अन्य पिछड़े वर्ग का दुरुपयोग किया। आज भी दुरुपयोग हो रहा है। जो भाजपा बड़ी सीना तान के बोलती है, अगर माइनस कर दिया जाए ओबीसी को तो वो सड़क पे चौराहे पे बोल नहीं सकती है, सत्ता में आना तो बहुत दूर बात है। तो ये जो ओबीसी का आदमी है, अन्य पिछड़े वर्ग में जो आता है, अगर उसमें हम लोग पढ़े लिखे लोग मिलकर के सब चेतना और जागृति का काम करें और ये कहें तुम्हारी सभ्यता विश्व की सभ्यता है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, और उस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया। ये कहा गया इतिहास में उच्च कोटि की सर्वोच्च सभ्यता सिंधु सभ्यता है। उसी सभ्यता को जब बढ़ाया गया तो देश महाशक्ति बना। आज आवश्यकता है कि ओबीसी के लोगों में चेतना और जागृति पैदा करके उनके अपने हक की तो लड़ाई लड़ें। वो अपने शासन प्रशासन में सत्ता में भागीदारी नहीं, सत्ता में पहुंचने की तो लड़ाई लड़ें। अगर ये पहुंचते हैं तो खाली भारत को नहीं पूरे विश्व को दिशा देंगे। इन्होंने हमेशा दिया। आज के युग में उस समय तो जाति नहीं थी, उसमें जातियां नहीं थी। आज के आज में जाति हैं, तो आज के जाति के आधार पर तथागत गौतम बुद्ध ओबीसी मात। आज के जातिता के आधार पर जो आपके तमाम प्रकार के महान वैज्ञानिक हुए हैं वो ओबीसी में आते हैं। जैसे कलाम साहब को ले लीजिए, कलाम साहब फिशरमैन, मछुआरा, इस्लाम धर्म स्वीकार किया, विश्व का इतिहास रचा। डॉक्टर अंबेडकर महार बिरादरी के, जाइए तो यहाँ पर कश्यप लोग जो मुजफ्फरनगर में से अपने को महार कहते हैं, तो वो कहीं ओबीसी में आते हैं, कहीं एससी में आते हैं। हम ये कहते हैं कि ओबीसी में जिस प्रकार से अगर अनुसूचित जाति का आदमी कहता है कि मैं वाम से में जागृति चेतना लाते हैं, तो मेरा एक ही प्रश्न है। ज्योतिबा राव फुले ने जब संघर्ष किया था तो उन्होंने अति सूत्रों में किया था, आवश्यकता थी उस समय काम करने की। आज अगर जिनमें चेतना और जागृति है उनको परम कर्तव्य है देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में सबसे पहले ओबीसी में चेतना और जागृति का काम करें और सही रास्ते पे लाएं। तभी खाली ओबीसी का ही भला नहीं होगा, पूरे देश का भला होगा। इसके पिछड़े वर्ग के चेतना और जागृति के अभाव में ही सभी पार्टियां लूट घसोट करती हैं, लेकिन इनको केवल आधार बनाती और आधार बना के अपनी सत्ता संभालती है और सत्ता संभालने के बाद इन्हीं का दुरुपयोग। इस प्रकार की चेतना जागृति। दूसरी बात कहना चाहते हैं ओबीसी में काफी जो 70-80% डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज खोले जा रहे हैं। हमारे यहाँ इलाहाबाद में 3-4 डॉक्टर हैं, टॉप के डॉक्टर ओबीसी। एक यादव जी हैं जो हड्डी विशेषज्ञ है, बहुत बड़ा नर्सिंग होम उनका, सबसे टॉप के। एक न्यूरो सर्जन है, विश्वकर्मा है, वो शर्मा लिखते हैं। यहाँ पर जितने भी एक आपके आंख का ऑपरेशन करने वाले हैं, एसपी सिंह है, वो कुर्मी बिरादरी के, उनका ग्रीज बुक में नाम है। मेरा कहने का मतलब है कि ओबीसी के लोगों ने जो तरक्की जिस क्षेत्र में की है, बड़ी ईमानदारी के साथ की है। इनमें चेतना जागृति के बिना न ओबीसी का भला हो सकता है, न जो अनुसूचित जाति और SC ST के लोग हैं न उनका भला हो सकता है, न देश का भला हो सकता है। इसलिए परम कर्तव्य है कि हम ओबीसी में जाके चेतना जागृति का काम करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिरादरियां ओबीसी में आगे बढ़ गई, उनका परम कर्तव्य है कि जो लोग पीछे रह गए हैं ओबीसी में, उनको आगे लाने के लिए स्वयं संघर्ष करें, और जो पीछे वाली जातियां आगे आना चाहती हैं उनका साथ दें, तभी इस देश का भला होगा। राजा बनने के लिए जो जनता दुखी और तकलीफ होती है, प्रजातंत्र शासन में उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए जो आदमी आगे बढ़ता है, जो समाज आगे बढ़ता है, वही देश का शासक बनता है। और जो गरीबों का, जो पिछड़ों का, जो पीछे रह गए हैं, उनका लोग चाहे जो भी हो, अगर उनका हित, उनकी समस्याओं को दूर कर राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने का काम नहीं करते हैं
तो वो कभी भी देश के शासक नहीं बन सकते हैं, कभी सत्ता शासन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनका भी कर्तव्य है, और ये कर्तव्य है जो SC ST में जो आगे लोग बढ़ गए उनका भी कर्तव्य है। अधिकार वंचित समाज जब तक देश का शासक नहीं बनेगा, देश में अमन चैन कायम नहीं होगा और देश कभी महाशक्ति नहीं बन सकता है। एक स्वामी विवेकानंद ने किताब लिखी है, मेरा भारत महान भारत। अभी जाओगे तो उनकी पुस्तक में मिलेगा, उसके पृष्ठ संख्या 100 पे लिखा कि यहाँ पर देश के अंदर बनिया ने शासन किया, भ्रष्टाचार बढ़ा, अच्छा शासन नहीं रहा। उन्होंने कहा क्षत्रियों ने शासन किया, सामंतवाद बढ़ा, अच्छा शासन नहीं रहा। उन्होंने कहा ब्राह्मण ने शासन किया, ऊंच नीच की भावना हुई, भ्रष्टाचार बढ़ा, अच्छा शासन नहीं रहा। उन्होंने साफ शब्दों में लगा, जब इस देश का शासन, जब इसका देश का शूद्र, कैसा शूद्र, अपने बल पर, किसी दूसरे के सहारे से नहीं, देश का शूद्र अपने बल पर जब देश का शासक बनेगा तभी देश में अमन चैन कायम होगा और देश पुनः इस दुनिया का महाशक्ति बनेगा। ये स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले लिखा है। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक आपने रखा है कि ओबीसी में चेतना जागृति लाने के लिए हमें युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए और बिना ईगो के, बिना जाति धर्म शेष से ऊपर उठ के काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये शासक नहीं बनेगा तब तक देश में न अमन चैन कायम होगा, न देश महाशक्ति बनेगा, न समस्याएं दूर होंगी, तमाम प्रकार की समस्याएं बढ़ेंगी। जी 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 वकील साहब, फिर मैं आऊंगा आपके पास। मैं अभी चलना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में ठाकुर साहब के पास। ठाकुर साहब, ये अभी वकील साहब कह रहे थे जैसे ओबीसी जो है इसी तरह से जो है अपने शासन प्रशासन में उनकी संख्या कम है और लगातार संघर्ष कर रहा है और उन्हें कुछ करने का प्रयास भी किया अपने बलबूते पर, बहुत सारे उदाहरण दिया। तो इस पर आपकी क्या राय है कि जो ओबीसी अधिकार वंचित है आज 74 वर्षों में? जी जी ठाकुर साहब। जी ठाकुर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी ठाकुर साहब। जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम लोगों को। जी जी जी, अब देखिए, अब आवाज आई? जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम लोगों तक। जी विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। जी जी। वो उनका माइक वो रखा होगा, माइक म्यूट हो गया शायद, आपका म्यूट नहीं है। जी जी विनोद जी, मैं आपके पास चलता हूं, तब तक उनकी आवाज ठीक हो जाएगी। जैसे अभी सर कह रहे थे कि जैसे अधिकार वंचित है ओबीसी और इस तरह से जो है ना एक महाशक्ति बन सकता है पूरा, जब तक इस दबे कुचले वंचित समाज के हाथ में सत्ता नहीं आएगी, शासन प्रशासन में उसकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी, शक्ति के स्रोत उसके साथ नहीं होंगे, तब तक जो है उसका भला नहीं होगा या देश महाशक्ति नहीं बन पाएगा। इसमें आपकी क्या राय है? इसमें सर मेरी राय ये है कि ओबीसी समाज जो है 50 से 60% के बीच है इस देश के अंदर, और करीब 25% के आसपास SC और ST वर्ग आता है। बाकी 15 या उससे कम परसेंटेज स्वर्ण वर्गों की है, जातियों की है। तो अगर केवल 15% का ही विकास होता रहेगा जो पिछले 4 युगों से हो रहा है, और तो देश का विकास नहीं हो सकता। देश जो है पूर्ण आबादी से मिलकर बनता है, और इसमें बहुसंख्यक आबादी पिछड़े वर्गों की है, उसके बाद दलित वर्गों की है, दोनों मिलाकर जो आबादी औसतन बनती है वो 85% के आसपास है। अगर हम 85% जनता को विकास के कार्यों से और संसाधनों से और देश के तमाम जो उपभोग के संसाधन है उनसे दूर रखेंगे, तो हम 15% का कितना ही विकास कर ले, राष्ट्र का विकास थोड़ा ही ना होगा। और वो 15% आबादी पिछले 4 युगों से धर्म के नाम पर, अर्थव्यवस्था के नाम पर, सेवा के नाम पर अलग अलग नाम देकर के उन्होंने केवल बंटवारा और विभाजन किया है इस जनसंख्या का, और इसका शोषण करने के लिए धर्म के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के नियम बनाए हैं। तो वही नियम वो लागू रखना चाहते हैं, और उन्हीं नियमों को बदलने से रोकने के लिए उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्हीं नियमों को बदलने से रोकने के लिए उन्होंने जो है इस्लामिक शासन का विरोध किया। ना वो इस्लाम के विरोध में है थे, ना वो अंग्रेजों के विरोध में थे। उन्होंने विरोध अंग्रेजों का भी अगर किया तो वो इसलिए किया कि वो पिछड़ों को अधिकार ना दे दें, दलितों को अधिकार ना दे दें। तो जब तक इस देश की 85% आबादी को इस देश के संसाधनों में बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिल जाती और उन संसाधनों को बराबर का उपयोग करने का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और अगर उन 15% लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी जो 4 युगों से रहती आई है,
वो इनका विकास चाहते हैं। उनकी जीन में यही डाला गया है, उनके संस्कार में, कि इनका विकास ना करना ही धर्म है, इनसे सेवा लेना ही धर्म है। तो वो इनके उत्थान का विरोध करते हैं, इनके एजुकेशन का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं। अभी आप देखिए आरक्षण का, स्वर्ण जातियों का आरक्षण हुआ, उसका विरोध किसी ने नहीं किया, वो भी तो आरक्षण ही था। और गरीबी का नाम लेकर के वो गरीबी के आरक्षण की बात करते थे, तो उन्होंने पिछड़े और दलित गरीबों का परवाह क्यों नहीं की? उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करवाते। लेकिन उस आरक्षण पे मौन और इस आरक्षण का विरोध, इस पे क्रीमी लेयर, कुल मिलाकर जो उनकी सोच है वो यही है। और अपने आरक्षण के लिए उन्होंने क्रीमी लेयर का दायरा भी ऊंचा कर दिया, गरीबी की रेखा का दायरा भी बड़ा कर दिया। तो कुल मिलाकर के जो परपंच हो रहा है वो यही है कि जो पुरानी व्यवस्था है 15% को आगे बढ़ाने की, धर्म का नाम देकर, उस व्यवस्था को किसी भी तरीके से फिर से बढ़ाया जाए और उसे बढ़ाया जाता रहे। और जब तक इस सोच के लोग देश की सत्ता व्यवस्था और संसाधनों पर काबिज रहेंगे, तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। तो हमारे पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को इन चीजों को समझ करके और आगे आना ही होगा। मैं तो बार बार कहता हूं कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म के नाम पर लोग हमारे अधिकारों पे कब्जा किया है, उन्होंने धर्म का विस्तार नहीं, मान्यता का हनन किया है। तो लोगों को भी धर्म का स्वरूप समझना पड़ेगा और आडंबरों से मुक्त होकर के उन्हें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जिस सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा, संसाधनों को, अपने हिस्से के संसाधनों को लेना पड़ेगा, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी वो अपना अधिकार हासिल कर। जी। और ये बुद्धि की जिम्मेदारी को जागृत करे और आपस में समन्वित हो। हम देख रहे हैं कि पिछड़े वर्गों में जाति वाइज दुनिया भर के संगठन बने हुए हैं और एक एक जातियों में अनेक संगठन बने हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो फिर वो संगठित होके उन शक्तियों से कैसे लड़ेंगे? और वो शक्तियां एकजुट हैं आपस में, वो शक्तियां एकजुट हैं, वो सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ रही है। वो कहने को 15% है, लेकिन 15% भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हम 85 होकर 1% भी नहीं है। तो हम इसलिए उनके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। जी। इसलिए मेरा कहना यह है कि समाज के पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को धर्म का वास्तविक रूप समझ करके, धर्म का के मर्म में पहुंच करके कि धर्म जो है वो ये है कि अपने अधिकारों को हासिल करो, मानवता का कल्याण करो और अपने शोषण का विरोध करो, अपने संसाधनों को वापस लो जो उनका हिस्सा बैठता है। आप एक तालाब में देखिए, किसी भी एक प्रकार की मछली या कोई भी एक प्रकार का जीव एक पर्टिकुलर एरिया लेता है पानी में, अगर उससे कम एरिया मिलेगा तो पनप नहीं पाएगा। तो हमारे हिस्से का जल, वायु, आकाश और पृथ्वी जितनी बैठती है, अगर हम उससे कम में रहेंगे तो हमारा सर्वाइवल नहीं होगा, हम विकास नहीं कर पाएंगे। और इसी कारण से हमारे लोग अधिक टैलेंटेड होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे लोगों में टैलेंट अधिक है, तभी तो वो कम संसाधनों के होते हुए भी सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन उस टैलेंट का सदुपयोग तब हो जब उन्हें संसाधनों की उपलब्धता हो। संसाधन उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो ये लड़ाई चलनी पड़ेगी हमारे लोगों को मिलकर के, सामूहिक लड़ाई की आवश्यकता। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। एक सामूहिक लड़ाई की आवश्यकता है और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए उनको समन्वित करने की आवश्यकता है। ठाकुर साहब, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? जी। अब मेरा सवाल आपसे है, ये जो है अभी इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो आजादी के 74 वर्षों में भी ओबीसी अभी भी अधिकार वंचित है और उनके अधिकारों को लगातार खत्म करने की योजना बनाई जा रही है और खत्म किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। जो आज का प्रोग्राम है ये बहुत अच्छी दिशा में, बहुत अच्छे समय पे आपने इस प्रोग्राम को रखा है और इसकी बहुत जरूरत थी और आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनल में मेंबर, इनका भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूं कि मुझे सुनेंगे भी और उन्होंने जो बातें कही मैं उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ हूं और उनकी बातों को मैंने बड़े गौर से सुना है। बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं कि जो ओबीसी समाज है इसको जो 74 वर्षों से बिल्कुल अधिकारों से वंचित रखा है। निश्चित रूप से ये बड़ा दुखद विषय है, इस पर हमें जागने की जरूरत है। आज जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा ओबीसी है
इनको 74 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो हमारे जो अधिवक्ता साहब हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो हमारी जागरूकता की कमी रही है, सबसे जो पहला कारण रहा है, और आज भी वही कारण हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि जो ओबीसी है, इसमें हजारों जातियों की जो मिक्स है, हजारों जातियों का समावेश है। तो ये जातियां स्वयं में एकत्रित नहीं है, जागरूक नहीं है, और इनका कोई एक संगठन नहीं है। इस वजह से भी हम लोग बड़े पीछे हैं और इनमें जागरूकता की कमी है। जो दूसरा कारण यह है कि जो हमारा समाज है, आज जो हमें दिखाया जा रहा है या ओबीसी को दिखाया जा रहा है, एक वर्ण व्यवस्था दिखाई जा रही है कि पूरा जो भारत का समाज है, भारत की जो मानव जाति है, इसको पूरा 4 वर्गों में विभाजित करके रख दिया है। कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारा ओबीसी है, ये पूरी तरह से उसी को मानता है। तो जो पहला जो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र वर्ण है। तो जो शूद्र वर्ण है, इसमें पूरी जो ओबीसी कौम है और SC ST है, ये पूरी आती है। लेकिन जो हम ओबीसी जिनकी बात करते हैं, तो ये अपने आप को शूद्र में नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, हम तो क्षत्रिय है। जैसे हमारी बात कर लें, हमारी जो कौम के लोग हैं वो अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं। कुशवाहा लोग बोलते हैं हम कुश के वंशज हैं, इसलिए हम क्षत्रिय है। तो यहीं पर उनका पूरा जो संगठन है या वो शक्ति है, वो बिखर जाती है। तो लेकिन जो बाकी के क्षत्रिय लोग हैं, वो आपको क्षत्रिय नहीं मानते हैं। तो एक कोई व्यवस्था आपको स्वीकार करना होगी और उसमें एकत्रित होना पड़ेगा कि जब आपको जो पहला वर्ण है आपको स्वीकार ही नहीं कर रहा, दूसरा भी नहीं स्वीकार कर रहा, और जो वैश्य है, वैश्य तो वैश्य, और बाकी जो बचे हुए हैं, यदि इतने लोग इकट्ठे हो जाए, तो मेरी समझ से जो अभी वकील साहब ने बात करी है और दूसरे जो हमारे साथी है उन्होंने बात करी है कि अधिकार जब भी मिलेंगे जब हम शासक बन जाएं। शासक कब बनेंगी? तो आपको शासक बनने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा होने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। तो ये अधिकारों से वंचित इसलिए रखा रहा क्योंकि हमें ऐसी अनेक विचारधाराओं में बांट दिया, ऐसी अनेक जातियों में बांट दिया, ऐसे अनेक कार्यों में बांट दिया है और अनेक तरह से उनमें फूट डाल दी गई है। दूसरा जो आपने बताया कि 2 प्रकार की अभी तक रिपोर्ट आई है ओबीसी के उत्थान के लिए और उनके विकास के लिए। तो दोनों रिपोर्टों पर सही से, जो पहली रिपोर्ट है उसको कचड़े के डिब्बे में डाल दिया, जो दूसरी रिपोर्ट है उसको भी बिल्कुल कहीं लागू ही नहीं करा है। अभी मैं पढ़ रहा था किसी का एक लेख कि जब 1992 में जैसे ही जो मंडल कमीशन है इसको लागू करने की बात आई या लागू जितना भी किया गया, तो उसमें जैसे ही जो ओबीसी के लोग थे या जो भी जहां सर्विस में कर रहे थे, तो पहले तो उनको ओबीसी का कोई लाभ नहीं मिला, कोई आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आपका मंडल कमीशन लागू हुआ, ओबीसी के जितने भी लोग जहां पर भी काम कर रहे थे, जहां पर भी सर्विस में थे, उनको कास्ट सर्टिफिकेट बना के दे दिए गए और उनकी जो संख्या है उनकी गणना कर ली गई कि नहीं, इन ओबीसी के लोगों को हमने नौकरी दी है। तो वो भी एक बड़ा भ्रमजाल था, क्योंकि उन्होंने तो कभी ओबीसी में नौकरी ली ही नहीं थी। वो तो जनरल के लोग थे और जनरल कैटेगरी को बिलोंग्स करते थे, तो उन्होंने जनरल में फाइट करके नौकरी ली थी। फिर इसके बाद एक अभी कोई रिपोर्ट आई थी जिसको गवर्नमेंट ने भी उसको शायद सर्वे कराया था कि अभी देखना है कि जो सर्विसेज है, सर्विसेज में कितने लोग ओबीसी के हैं। तो उसका बहुत जो जरा सा परसेंटेज आया, करीब 12% के आसपास लोगों का आंकड़ा निकला है कि इतने लोग काम कर रहे हैं। ये तो बहुत ही कम है, जो हमारी आबादी है या जो इसका परसेंटेज है उसके हिसाब से बहुत कम है। तो इसको बहुत आगे तक ले जाने की जरूरत है। दूसरा एक ही जो अभी और भी इसमें बीच में बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगा दे रही, फिर उसमें क्रीमी लेयर का भी ऑप्शन डाल दिया। तो ये जो ओबीसी के लोग हैं इनको दूर रखने की या उनको आगे आने से रोकने की एक पर्टिकुलर जो मुहिम है या जो कहिए कोई षड्यंत्र है, तो ऐसा चल रहा है मेरे हिसाब से। दूसरा मुझे एक छोटी सी बात कहना है कि जैसे किसी ने एक अच्छी बात कही है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने बताया था कि जो ओबीसी के लोग हैं या जो पर्टिकुलर जो लास्ट का जो वर्ण है उसमें जितने भी लोग हैं उनको केचुए की तरह यूज कर रहे हैं। केचुआ जो किसान होता है, बड़ा काम का जीव है केचुआ, उसका उत्पादन होता है, खेती में बहुत उत्पादन होता है, लेकिन जब फल होता है तो उसको एक किसान तोड़ लेता है। तो जो केचुए की तरह जो
ये कौम है या ओबीसी है, उनका उपयोग हो रहा है और उसका फल कोई और खा रहा है। तो मेरी समझ से हम लोगों को आगे आना होगा, जागृत करना होगा, लोगों को इकट्ठा करना होगा। जी जी कश्यप जी। आपने ये कहा कि जो है इसका उपयोग भी ज्यादा कर रहे हैं, इन शासन प्रशासन में इनकी हिस्सेदारी कम है, और एक तरह से जो है ना ऊंचा बनो अभियान में जातियां शामिल हैं। कुर्मी लोग जो है अपने आप को क्षत्रिय मानते, कुशवाहा लोग क्षत्रिय मानते हैं, क्षत्रियों को स्वीकार नहीं करते। इस तरह की एक सामाजिक विषमता, यानी एक तरह से एक्शन और रिएक्शन का काम चल रहा है। वो एक्शन कर रहे हैं, ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो तमाम जातियों के संगठन बना करके असंगठित व्यवस्था की ओर ये खुद ओबीसी भी उसकी तरफ जा रहे हैं। तो एक तो कारण आप लोगों ने बताया, अभी हमारे वकील साहब और विनोद जी आपने भी उन्हीं कारणों पर विचार किया। जैसे एक तो ये एक नहीं है, एकता का अभाव है, विभिन्न संगठन बने हुए, सारे संगठन जो है आपस में दावेदारी करते हैं, लेकिन मगर किसी के पास विचारधारा की जो है अच्छी व्यवस्था नहीं है। जो हमारी फुले और साहू अम्बेडकरी विचारधारा है, वही इन ओबीसी के लोगों को अपना हक अधिकार दिला सकती है, जो छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिराव फुले ने जो विकसित की थी। तो मैं यहाँ आप सभी लोगों के समक्ष एक ये रखना चाहता हूँ, जैसे 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने शासन प्रशासन में 50% का प्रतिनिधित्व दिया था, और उस समय दिया था जिस समय ब्राह्मणों की जो संख्या थी शासन में 99% थी। और जो है ये 2002 तक, 1902 और 2002 तक ये 100 वर्ष हो गए। आज 2020 है, 2020 यानी 120 वर्ष हो गए उस व्यवस्था को लागू हुए। और उसके बाद हमारे आजाद भारत में आप वकील साहब ने चर्चा किया, काका कालेलकर कमीशन बना, पेंडिंग रहा, मंडल कमीशन रहा, काफी दिनों तक वो जो है धूल छांटता रहा, और अब आधा अधूरा लागू किया। तो इस तरह से होते 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 आज ये स्थिति आ गई है। आज भी कमोबेश जो है अधिकतर परसेंटेज जो है शासन प्रशासन में उच्च वर्ग के लोगों का ही है। और इस तरह से जो देखा जाए ये अधिकार वंचित ओबीसी आज भी बना हुआ है। हम तो आजाद भारत की बात करते हैं, और उसके अलावा जो जातियां हैं, भारत की जो समाज की जो व्यवस्था है, उस समाज व्यवस्था में जी, जो भारतीय जो समाज व्यवस्था है, वो समाज व्यवस्था में जो अधिकार वंचित लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग हैं, वो अधिकार संपन्न बने। भारत का संविधान लागू होने से कानूनन रूप से तो बन गए, लेकिन रिसोर्स जो संसाधन है उनके पास अभी तक नहीं आ पाए। जो अब हम वकील साहब से एक सवाल पूछेंगे, यहाँ पर 2 सवाल मैं वकील साहब से पूछूंगा लगातार। एक सवाल तो ये है कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जो आज शासन सत्ता में भी वो अपनी भागीदारी भी कर रहे हैं, कोई तो कहता है कि हम हनुमान जी की मूर्ति बनाएंगे, कोई कहता है हम राम जी की मूर्ति बनाएंगे, कोई कहता है हम पटेल जी की मूर्ति बनाएंगे। कोई मतलब इस समाज को, इस पिछड़े समाज को शासन प्रशासन में हिस्सेदारी की आवश्यकता है, रोजी और रोजगार की आवश्यकता है क्या, या मूर्तियों की आवश्यकता है? मूर्तियां बनने से क्या इस समाज को हक अधिकार मिल जाएंगे? या अन्य सरकारों में भी ये होता रहा कि मूर्तियों के अंबार खड़े कर दिए गए, और इस तरह के एक पिछड़े वर्ग की एक पार्टी है, वो कहती है हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, दूसरी भी कहती है हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, एक और कहती है हनुमान जी की मूर्ति बनाएंगे। तो क्या इस दबे कुचले वंचित समाज को, पिछड़े समाज को मूर्तियां लगने से जो है हक अधिकार मिल जाएगा? क्या शासन प्रशासन में उसकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी? क्या उसके बच्चों को रोजी रोजगार मिल जाएगा? तो वकील साहब, मैं इस बात पर फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात जानना बहुत जरूरी है। इस दबे कुचले वंचित समाज को हिस्सेदारी शासन प्रशासन में, रोजी रोजगार में, धन दत्ती में हिस्सा चाहिए, ना कि मूर्तियों से उसका कल्याण होगा। इस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ वकील साहब। जी वकील साहब। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही बोले, लेकिन देखो, ये सब पत्थर को पूजना, किसी की मूर्ति लगाना, ये अज्ञानता है। एक किताब लिखी है केसी श्रीवास्तव, जी, भारत की संस्कृति। उसमें उन्होंने लिखा कि तथा कथित विद्वानों का बहुत दिनों से ये धारणा थी कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता। लेकिन उन्होंने लिखा कि 1922 में जब खुदाई हुई हड़प्पा की, तो पता लगा कि भारत की सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता है, जो मानवतावादी सभ्यता। उस मानवतावादी सभ्यता में ये है ही नहीं। तो हमें समाज में ये चेतना जागृति करना चाहिए कि जिसको तुम करते हो वो तुम्हारी है ही नहीं,
हमारी तो सभ्यता सिंधु सभ्यता है, और जो संविधान में लिखा हुआ है वो सभ्यता है। दूसरी बात ये है कि भागीदारी की लड़ाई तो मुझे लड़नी चाहिए, लेकिन हमारा संविधान है, देश हमारा है, जनसंख्या हमारी है। जब तक शासक नहीं बनोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। तथागत गौतम बुद्ध से पहले 24 बुद्ध हुए, 25वां बौद्ध है, किताब लिखी है हमारे पास है, वो सफल नहीं हुए। तथागत गौतम क्यों सफल हुए? बुद्ध जी सफल इसलिए हुए कि राजा रजवाड़ों ने उनकी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर की जो दर्द था, जो दुख था, अगर वो ड्राफ्टिंग कमेटी में न जाते, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन न बनते, संविधान सभा में न जाते, तो लिख नहीं सकते थे। ओबीसी की सारी समस्याओं का समाधान शासक बनने के बाद होगा, शासक बनने से पहले नहीं हो सकता। जिनसे आप आशा रखते हो वो आज से नहीं 5000 साल से मूर्ख बना रहे हैं, वो मूर्ख नहीं बनाएंगे तो सत्ता में कैसे रहेंगे? मूर्ख बनाना, उल्टा सीधा घुमाना, दुनिया के पत्थरों की पूजा कराना, ये उनकी अगर नहीं करेंगे इस समाज में तो राजा नहीं बन सकते हैं। और हमारा समाज जानता नहीं कि ये मेरी सभ्यता ही नहीं, मानवतावादी सभ्यता है, जिन्हें विश्व आज बुद्ध को दुनिया की आवश्यकता, तथागत बौद्ध की विचारधारा भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को इसकी आवश्यकता है, बुद्ध की आवश्यकता है। आपके भारतीय संविधान में 80% दिया हुआ है, शासक कैसे बनो? सत्ता में नहीं जाओगे वो तो समस्या पैदा करेंगे, एक खत्म हो नहीं होगी, दूसरी कर देंगे, दूसरी नहीं, तीसरी खत्म करने पैदा कर देंगे। अगर वो समस्याएं पैदा नहीं करेंगे, अल्पसंख्यक लोग शासक नहीं बन सकते। अल्पसंख्यक लोगों का पहला होता है समाज को गुमराह करना, दूसरा होता है समाज को सही चीज उसके दिमाग में नहीं जानी चाहिए, उसे भ्रमित करो, उसे इकट्ठा न होने दो। ये सारी चीजें उनकी हैं और वो जब तक करेंगे जब तक सत्ता में रहेंगे। सत्ता में अगर भारत का संविधान बनने के बाद अधिकार वंचित सत्ता में आता तो नारा नहीं देना पड़ता कि देश दुनिया की ताकत बनेगा, बन जाता। सबसे लड़ाई पहली बात यह है कि जो करते हैं, पत्थर पूजा करते हैं, जात के आधार पर लड़ाई करते हैं, ईगो होता है, ऊंच नीच की भावना पैदा होती है, असमानता मानते हैं, हम बड़े छोटे की भावना मानते हैं, ये इनकी सभ्यता नहीं है। ये सभ्यता उन्हीं की है जिन्होंने इस देश में शासक बने हुए हैं। तो सबसे पहले ये विचार करे ओबीसी का आदमी, इसकी 60% जनसंख्या है, 35% 40% में देश का राजा बन जाता। अगर ये लोग ईमानदारी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब आदमी की लड़ाई ईमानदारी से लड़ें और ये कहें कि मैं वही सभ्यता संस्कृति लाना चाहते हैं जिसको विश्व ने पुकारा, जिसने विश्व ने याद किया है, तो दोबारा फिर आ सकते हो। समस्याओं को समाधान करने की लड़ाई लड़ोगे तो वो दूसरी समस्या पैदा कर देंगे। अगर वो समस्या पैदा नहीं करेंगे तो सत्ता में नहीं रह सकते। सत्ता से हटाना पड़ेगा और सत्ता में ईमानदार, निष्ठावान, समर्पण के साथ लोग तैयार करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं करने पड़ेंगे जैसे रहे परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद। हमारे नेताओं ने जो सत्ता में पहुंचे उन्होंने हमारी सभ्यता का विकास नहीं किया, हमारी समस्याओं को दूर नहीं किया, परिवारवाद किया और पैसा इकट्ठा किया। उसका नतीजा है यह जो तुम देख रहे हो। साहब की शिक्षा पद्धति को उन्होंने प्राइवेटेशन कर रहे हैं, रेल प्राइवेटेशन कर रहे हैं, बीएसएनएल प्राइवेटेशन कर रहे हैं, आपके टूरिज्म प्राइवेटेशन कर दिया। प्राइवेटेशन में उनका अधिकार रहेगा बनिया का, वो बैठेगा गद्दी पर, तुम्हें नौकर रखेगा, लात मार के निकाल सकता है, लात जब चाहे तब रख सकता है। ये किसकी देन है? सत्ता में बैठे हुए लोग कानून बनाते तब। कानून बनाने वाली ताकत बनो, देश को चलाने वाली ताकत बनो, देश को संविधान चलाने वाली ताकत ये ओबीसी कैसे बनेगा, इस पर विचार होना चाहिए। और जब तक नहीं बनेगा तो ये भाई आज रोटी नहीं मिली कल मिल जाएगी, परसों फिर वो छीन लेंगे, फिर वही। तो सबसे बड़ी बात है जो लोग अंधविश्वासी हैं, पाखंडी हैं, जो दुनिया का नाटक करते हैं, जाति के आधार पर दुनिया भर का नाटक करते हैं, ये उनकी अज्ञानता है। ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जिसमें चेतना और जागृति हो, जो राष्ट्र को राष्ट्र समझे, जो देश को देश समझे, जो अधिकार वंचित समाज को देश का राजा कैसे बनेगा उस पर चिंतन करे और ईमानदारी से करे, निष्ठा से करे, समर्पण भाव से करे। तो इस ओबीसी का तो भला होगा ही, इसमें देश का भला होगा, देश में जितने लोग रहते हैं सबका भला होगा। और जो दुनिया भर का नाटक कर रहे हैं बैठ करके आज ना, अर्थव्यवस्था कह रहे थे हम कितनी बिलियन पहुंचा देंगे, जीरो पे आ गए। उन्होंने कहा था हम नौकरी दिलवा देंगे, जीरो पे आ गए। कितना पैसा खर्च विदेशों में घूमने के लिए, विदेशी कंपनियां लाने के लिए भारत में किया गया है, वो 6 साल बाद फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्वदेशी क्यों कह रहे हो भाई?
पहले स्वदेशी लाने वाली बात कही, जब आ गए तब आप विदेशी लाने वाली बात करने लगे। जब विदेशी वाला फेल हो गया तो स्वदेशी फिर लाओ आप। किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हुए। और सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ है तो इसमें अधिकार वंचित समाज का नुकसान हुआ है। सबसे शिक्षा से वंचित होने जा रहे हो। इतनी महंगी शिक्षा हो जाएगी, पढ़ा नहीं सकते। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, प्राइमरी स्कूल के बच्चे आज आपने देखा होगा जज, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आपके वैज्ञानिक लोग बने। आज प्राथमिक विद्यालय के बच्चा, कक्षा 5 का बच्चा न तो एक लाइन लिख सकता न एक लाइन पढ़ सकता। कैसा भारत बनाना चाहते हैं? ये ओबीसी की देन है, ओबीसी की कमियां हैं जो भारत में आज दुनिया भर का हो रहा है, जो परेशानियां हो रही हैं, जो देश गलत में जा रहा है, उसकी देन अगर ओबीसी है। ओबीसी में ताकत है, ओबीसी में शक्ति है। ओबीसी ने शासन प्रशासन के अलावा बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया। हर क्षेत्र में प्रोग्रेस किया, बहुत बड़ी ताकत पैदा हुई है। उस ताकत का निर्माण, उस ताकत का अगर दायरा, उसका दिमाग अगर चेंज किया जाए ईमानदारी के साथ, राष्ट्र में, मानव हित में, तो देश बदल सकता है, बदलेगा। ये लोग कह के गए हैं। इसलिए हमारा एक ही निवेदन है कि लोगों को जागृत करोगे, तुम्हारी नहीं। हम तो कह रहे, एक किताब और लिखी है, जयशंकर मिश्र ने लिखी है, भारत की संस्कृति और सभ्यता। उन्होंने लिखा, क्या लिखा? जो लोग बाहर से आए थे वो अज्ञान, अवैज्ञानिक और मूर्ख थे, और यहाँ के लोग जो थे बड़े विद्वान थे। वो बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित किताब है। तुम लोग विद्वान हो, तुम्हारे अंदर चेतना जागृति का अभाव है। अगर चेतना जागृति का आप ठीक कर दो, समझदार बना दो, तो ओबीसी में जितनी ताकत है, अगर वो ताकत राष्ट्र हित में लग जाए और देश हित में लग जाए, तो ओबीसी का भला होगा, अनुसूचित जाति का भला होगा, जो दुनिया का नाटक कर रहे हैं उनका भी भला होगा। पूरी देश ताकत बनेगा और देश की पुनः विचारधारा पूरी विश्व में जाएगी। ऐसी लड़ाई लड़नी चाहिए और इसको ध्यान में रखें। जी, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ सर, जो है 1918 में सयाजी राव गायकवाड़ एक जो है सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक जापान का उदाहरण दिया था। सयाजी राव गायकवाड़ 1918 में एक, जी आवाज आई सर? सयाजी राव गायकवाड़ 1918 में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संबोधित करते हुए जापान का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली समाज व्यवस्था है, इसी तरह जापान में भी दमिया, समुराई, कोमनफाल और ईटा, ये 4 प्रकार के लोग वहां पर भी है। तो दमिया यहाँ के ब्राह्मण के बराबर, समुराई यहाँ के क्षत्रिय के बराबर और कोमनफाल यहाँ के ओबीसी के बराबर, ईटा यहाँ के अछूत के बराबर है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया 1918 में सभा को संबोधित करते हुए। तो उन्होंने कहा कि जब जापान के समाज में चेतना जागृत हुई, दमिया और समुराई और इस तरह से जो कोमनफाल और ईटा में जब चेतना जागृत हुई, तो कोमनफाल और ईटा दोनों एक हो गए। इन दोनों के एक होने से दमिया और समुराई जो समाज था उसमें भय उत्पन्न हो गया। तो भय उत्पन्न होने से क्या कहा कि देश के सारे साधन संसाधन दमिया और समुराई ने कब्जाए हुए रखे थे। जैसे भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पास कब्जाए हुए हैं सारे संसाधन। तो उन्होंने कहा कि दमिया और समुराई जो है, इस तरह से जो है उन्होंने सोचा कहीं ये कोमनफाल और ईटा एक मिलकर के इसका खात्मा न कर दे। तो दमिया और समुराई ने कहा ये रहे तुम्हारे उद्योग धंधे, ये रहे तुम्हारे कृषि व्यवस्था, ये रही तुम्हारी अर्थव्यवस्था, ये रहे तुम्हारा साधन संसाधन, जिसका जैसे चाहो ऐसा उपयोग कर सकते हो। तो उसकी वजह क्या थी? जब कोमनफाल और ईटा यानी यहाँ के भारत के अछूत और बैकवर्ड ओबीसी दोनों एक हुए, तो जब दोनों के दोनों एक हुए तो उन्होंने अपनी व्यवस्था उनके हाथ में सौंप दिया। इसे कहते हैं एक बहुत ही अच्छी क्रांति के बारे में कहा जाता है। इसका उदाहरण उन्होंने 1918 में दिया था। और यदि ये भारत में बताना चाहते थे कि इसी तरह से भारत में भी जो है अछूत और शूद्र यानी शूद्र और अति शूद्र, जिसको ज्योतिराव फुले शूद्र अति शूद्र कहते थे, तो दोनों एक हो जाएंगे। जो आजकल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी हैं, यदि ये लोग एक हो जाते हैं तो वही स्थिति यहाँ पर भी आ सकती है। साधन और संसाधन जितने भी दूसरे लोगों के हाथ में, वो स्वयं कहेंगे कि ये इसका मैनेज अपने हाथ से करो, उसका एक सामाजिक बंटवारा हो, अपने आप ही कहने लगेंगे। मगर इस बात को न ही होने दिया तो जो अधिकार वंचित होने का कारण यह है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी अगर मिलकर के एक संगठित लड़ाई अपना हक अधिकार लेने के लिए करते हैं तो शायद जो है ओबीसी जो है अपने हक अधिकारों को ले लेगा। मैं विनोद जी के पास चलना चाहता हूँ। विनोद जी जो है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आज हमारे तथाकथित नेता जो है, कोई मूर्ति बनाने में लगा हुआ है, मूर्ति बनाने की होड़ में लगा हुआ है,
वो ये नहीं देख रहा है इस समाज को जो है किस चीज की आवश्यकता है। इस समाज को आवश्यकता है रोजी रोजगार की, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी की आवश्यकता है, लेकिन वो घोषणा पे घोषणा किए जा रहा है यहाँ का जो बैकवर्ड नेता है कि हम फला की मूर्ति बनाएंगे, हम फला की मूर्ति बनाएंगे। अरे मूर्ति बनने से क्या अधिकार मिल जाएगा इस बैकवर्ड समाज को? और ये मूर्ख बैकवर्ड समाज के लोग इस तरह की उनका अनुसरण किए जा रहे हैं। क्यों नहीं उनसे डिमांड करते कि हमको जो है मूर्ति की आवश्यकता नहीं, हमको जो है आवश्यकता है रोजी रोजगार और हमारी हिस्सेदारी की आवश्यकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता विनोद जी? इसमें सर मेरा ये कहना है कि जब बात काम की ना हो रही हो तो फिर बात वो होती है जिससे आदमी बहल जाए। तो यहाँ पर समाज, जो हमारे समाज के लोगों को उनके अधिकारों की आवाज से मुक्त रखने के लिए उनकी भावनाओं का दोहन किया जा रहा है, उनकी आस्थाओं का दोहन किया जा रहा है। इन लोगों को आस्थाओं में बांध कर रखा गया है और जिन चीजों में इनकी आस्था पिछले 4 युगों में डाली गई है उन्हीं के आधार पर इनका दोहन हुआ है। अभी जो मुझे लेना नहीं चाहिए नाम, लेकिन लेना पड़ेगा, भगवान राम के नाम का मंदिर का जो आंदोलन शुरू हुआ ये तब हुआ जब मंडल कमीशन लागू हुआ। तो मंडल कमीशन से लोगों को अधिकार मिलने थे और राम के नाम से लोगों को होना था आराम से। मंदिर तो तब भी बन जाता, अब भी बन गया, लेकिन मंदिर बनना अलग बात है, अधिकार दिलाना अलग बात है। अगर वही आदमी मंदिर का आंदोलन करता, वही पिछड़ों का अधिकार देता, तो पिछड़ों को उसको साथ देना चाहिए। लेकिन वो आदमी मंदिर का नाम तो ले रहा है लेकिन अधिकार छीन रहा है, तो वो पिछड़ों का साथी नहीं है। इसका मतलब ये है कि पिछड़ी जातियों को अपने अधिकार का ज्ञान नहीं है। आप किसी भी किसान से, मजदूर से पूछिए, जो मजदूर खेत में मजदूरी करता है, उससे आप पूछो कि आपका काम क्या है, बोलेगा मैं ईख में काम करता हूँ, सब्जी लगाता हूँ। आप उससे पूछोगे तुम्हारा अधिकार क्या है, तो वो कहेगा मैं तो मजदूर हूँ। तो जो खेत में काम कर रहा है वो तो किसान होता है और किसान का अधिकार जमीन है। तो सबसे ज्यादा खेती हमारे लोग कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, लेकिन वो भूमिहीन किसान है। तो उन्हें भूमि पर कब्जा कौन दिलाएगा जब उन्हें ये पता होगा कि इस भूमि पे हमारा अधिकार है। आप किसी को भी कह के देखो, आपको बेवकूफ बताएंगे, हमें पागल बताएंगे, तो वो कहेंगे कि हमारा तो अधिकार है ही नहीं, क्योंकि उनके मन में डाल दिया गया है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, और वही उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो हम और हमारी आस्था कहाँ है? भगवान में है। सबसे ज्यादा भगवान की पूजा हमारे लोग करते हैं, सबसे ज्यादा कावड़ लेके हमारे लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा पद यात्राएं हमारे लोग करते हैं, सबसे ज्यादा जितने भी छोटे मोटे देवता हैं उस पर पूजापा हमारे लोग चढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूजापा इसलिए चढ़ावे हैं कि वो अंधभक्त हो गए हैं, वो इसलिए चढ़ाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि उन्हें ये सिखाया गया है कि भगवान की शरण में जाने से ही तुम्हारे अधिकार मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने हमें ये सिखाया कि भगवान की शरण में जाने से हमारे अधिकार मिलेंगे, वो भगवान के ही पीछे नहीं है। वो उन्होंने संविधान पे कब्जा कर लिया है, उन्होंने व्यवस्था पे कब्जा कर लिया, तो वो हमें व्यवस्था से दूर कर रहे हैं और भगवान का प्रलोभन दिखा रहे हैं। तो हमारे लोगों को क्या करना है? भगवान का वास्तविक रूप समझना है। हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि भगवान से हटें, लेकिन भगवान का वास्तविक स्वरूप समझे और अपने अधिकारों को प्रथम में ले आए। वो लोग जो भगवान के नाम का उपयोग करके हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, वो अपने अधिकारों को नहीं छोड़ रहे। उन्होंने मंदिर बनाने से पहले आरक्षण कर लिया अपना, उन्होंने जो है मंदिर बनाने से पहले 50% के आरक्षण पे बैन लगवा दिया सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने जो है देश आजाद होने से पहले ये व्यवस्था कर ली, चाहे देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया, लेकिन पिछड़ों का अधिकार हासिल करना स्वीकार नहीं किया। तो वो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। तो हमारे लोग जो है वो केवल भावनाओं में बह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो आस्था ना रखें, किसी में भी आस्था रख लें, लेकिन वो अपने अधिकारों को सर्वोपरि ले जाएं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। और ये लड़ाई लड़ाने की जिम्मेदारी हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं, उन सब संगठनों की है। आपने देखा होगा, मैं कुछ व्यक्तिगत बात इस मंच पे कहना चाहता हूँ। मैंने जब सार्वजनिक मंच पे आकर अपनी बात रखनी शुरू की है, हमारे ही समाज के वो लोग जो समाज को जोड़ने का काम करने की बात कहते हैं और समाज को जो है जोड़ने के लिए अलग अलग संगठन बनाए हुए हैं, वो एक दूसरे की सभाओं में विघन डालते हैं। आप अनुभवी हैं, एक दूसरे की सभाई ना हो जाए उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? ये इसका मतलब ये है कि वो आपस में एक असुरक्षित समझ रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि समाज को हक अधिकार दिलाया कैसे जाएगा। हमारे लोग केवल अपने
अपने लोगों के कार्यों में ही विघन डालने में व्यस्त हैं, लेकिन अपने अधिकारों की लड़ाई सामूहिक होकर नहीं लड़ रहे। अधिक संगठन होना भी बुरा नहीं है, लेकिन विचारधाराओं का करेक्ट होना जरूरी है। आप एक बात बताइए, हमारे पिछड़े वर्गों के हजारों की संख्या में संगठन बने हुए हैं, जो पॉलिटिकल भी हैं और नॉन पॉलिटिकल भी हैं। एक भी संगठन की बात बता दो जिसके मैनिफेस्टो में लिखा हो कि हम समाज के अधिकारों संसाधनों में अधिकार दिलाएंगे। एक के भी मैनिफेस्टो में नहीं मिलेंगे, न सभा में मिलेंगे। जब हम जागरूक ही नहीं कर रहे, जब हम लोगों को अधिकारों से अवगत ही नहीं करा रहे, तो लोग जागृत कैसे होंगे? तो जब हम अधिकार की बात नहीं करेंगे तो जो लोग मूर्ति की बात करेंगे, कालू बाबा की मूर्ति की बात करेंगे, हनुमान जी की मूर्ति की बात करेंगे, तो हमारे लोग उसमें आराम से बहल जाएंगे, आराम से बहकावे में आ जाएंगे। तो अगर हमें उस बहकावे से रोकना है तो हमें अधिकारों की आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और समस्त अधिकारों की आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। जी जी जी, और ये जिम्मेदारी तमाम संगठनों की है और तमाम नेताओं की है जो समाज पे अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। जी जी जी, जो समाज को लीड करना चाहते हैं, जो समाज को दिशा देना चाहते हैं। इसलिए इसमें समाज का दोष कम है, नेतृत्व कर रहे लोगों का फॉल्ट ज्यादा है मेरी नजर में। जी जी, ठाकुर साहब के पास मैं चलूंगा इस बात को। ठाकुर साहब, अभी विनोद जी कह रहे हैं कि जो है ओबीसी की जागृति लाने के लिए, ठाकुर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? ओबीसी में जागृति लाने के लिए ओबीसी की भी कमी है और ओबीसी के लीड करने वाले नेताओं की भी कमी नजर आ रही है। आपका इस पर आपका क्या कहना है ठाकुर साहब? अपना माइक। जी ठाकुर साहब। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी जी, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन ये है कि जो है ओबीसी में जागृति लाने के लिए ओबीसी भी जागरूक नहीं है चेतना लाने के लिए, और जो है उसके नेता भी उसमें जागृति नहीं लाना चाहते। तो इस पर आपका क्या कहना है? यानी ओबीसी को तो जागृति है ही नहीं, और ओबीसी की जो नेतृत्व करने वाले नेता है वो भी उनको अधिकारों के से परिचित नहीं कराना चाहते। इस पर आपका क्या कहना? ज्यादातर लोगों में ये बात। जी जी जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जो भी ओबीसी के नेता हैं या जो जागृत लोग हैं, ये सच में ही लोगों को जो जागृत करने का काम उनको सौंपा गया है या उनको करना चाहिए, वो अपने दायित्वों का भी निर्वहन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो ओबीसी के नेता है उनको भी हाईजैक कर लिया गया है। उनके माइंड में भी उनको बहला लेते हैं। जो बड़े चतुर लोग हैं, चतुर सुजान लोग हैं, जिनकी अभी बात कर रहे थे हमारे वकील साहब, तो उनको भी बहला लेते हैं कि कहीं ऐसा ना करें कि अपने जो नीचे वाले लोग हैं इनको इकट्ठा कर लें, इनमें कुछ जागृति पैदा कर दें। तो वहां पर जो शासन प्रशासन में भी बैठे हुए हैं, यदि नेता भी बन गए, मंत्री भी बन गए, तब भी उनके दिमाग में कुछ ऐसा भर देते हैं कि वो समाज की या ओबीसी की बात नहीं करते हैं। तो जागृति लाने के लिए तो मेरा जो एक बड़ा सिंपल सा सुझाव है कि हमें सांप की तरह बनना होगा, केंचुए की तरह नहीं बनना है। जैसे सांप की पूजा होती है, केंचुए की पूजा नहीं होती है। सांप क्या करता है? फुंकारता है और काटता भी है। तो हमें काटना स्टार्ट करना होगा। काटेंगे कैसे, उसका आप मतलब समझ ही गए होंगे कि जो बोट है, ये बोट ही आपका डंक है, यही फन है। तो इस बोट का बिल्कुल बड़ा भरपूर उपयोग कीजिए काटने में, और लोगों को डराइए। जैसे ही आप डराना स्टार्ट करेंगे, लोगों को डसना स्टार्ट करेंगे, आपकी पूजा होने लगेगी। और दूसरा, जो अभी हमारे वकील साहब थे, उन्होंने बिल्कुल सच्ची बात कही है कि जब तक आप शासन में नहीं आएंगे, प्रशासन में नहीं आएंगे, जब तक आप शासक नहीं बनेंगे, तब तक आपको कोई अधिकार दिलाएगा नहीं। क्योंकि कोई आपको अधिकार संपन्न करना नहीं चाहता है। क्योंकि जैसे ही आप अधिकार संपन्न होंगे तो आप बिल्कुल शासक बनेंगे और आगे आएंगे। तो लोगों का जो विचार है, जो अभी प्रयास चल रहा है या जो षड्यंत्र चल रहा है, वो यही प्रयास षड्यंत्र चल रहा है कि जो पिछड़े हैं वो पिछड़े ही रहें, जो दलित हैं वो दलित ही रहें, जो गरीब है वो गरीब ही रहे। इसका बड़ा एक अच्छा उदाहरण हमारे जो वकील साहब थे उन्होंने दिया कि आज हर क्षेत्र में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको धीरे धीरे प्राइवेट किया जा रहा है या उनका निजीकरण किया जा रहा है। जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, जो नौकरी देते हैं, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो जब प्राइवेट हो जाएंगे तो उनके जो मालिक होंगे, मालिक कौन होंगे? बड़े बड़े उद्योगपति होंगे। ठीक,
अब उनमें नौकरियां किनको मिलेंगी? उन्हीं व्यक्तियों को मिलेंगी जो हार्वर्ड से पढ़ के आए, बड़े बड़े IIM से उन्होंने डिग्री करी है, या IIT से डिग्री करी है, बड़े कोई एम्स से डिग्री करी है। जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होंगे तो उनकी जो फीस है, पढ़ने के इंस्टीट्यूशन, उनकी फीस बहुत ज्यादा होगी। तो जो OBC का व्यक्ति है, दलित है, वंचित है, कुछ शोषित है, पीड़ित है, इनके बच्चे लाखों फीस नहीं पे कर सकते हैं। ना IIT की पे कर सकते, ना एम्स की पे कर सकते, ना IIM की पे कर सकते हैं। तो जब ये पढ़ ही नहीं पाएंगे तो ये आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते, अधिकारों की भी बात नहीं कर सकते। तो मेरी समझ से ये बड़ा जो सुनियोजित तरीके से इस पे बड़ा काम चल रहा है, पीछे रखने का या दबाने का या पीछे धकेलने का, कि जो पिछड़ा वर्ग है या जो पिछड़े लोग हैं ये हमेशा ही पीछे रहे, कभी आगे ना आए। तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हम लोगों को बताना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और लोगों को, जो हमारे नेता हैं या बुद्धिजीवी वर्ग है, इनको सुनियोजित तरीके से हमारे वर्ग को आगे लाने के लिए या अधिकार दिलाने के लिए काम करना होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दोनों लोगों की तरफ से ये सवाल निकल कर के है, वकील साहब से मैं पूछूंगा। विनोद जी का कहना था कि जो जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं और पार्टियां हैं, उनके मैनिफेस्टो में कहीं भी ये नहीं है कि OBC को हम उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दिलाएंगे। किसी भी नेता के पास कि इस तरह का एजेंडा नहीं दिख रहा है। और उसी के साथ साथ क्या है, हम आपको शौचालय बना देंगे, हम आपको फ्री में खाना खिला देंगे, खिचड़ी खिला देंगे, अनाज दिला देंगे, हिस्सा देने की बात नहीं कही है। और आप प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ता कदम है सरकार का क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं कि आप इस बात का ज्ञान लेकर भी शिक्षा से नेतृत्व बनता है, शिक्षा से बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से न्याय, न्याय से निर्णय, निर्णय से नेतृत्व बनता है। तो इस नेतृत्व को खत्म करने के लिए शिक्षा पर कुठाराघात शुरू कर दिया, क्योंकि प्राचीन काल में सबसे पहले शिक्षा पर ही प्रतिबंध लगाया था कि इस OBC को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं था, पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। इस तरह से आज भी शिक्षा को महंगी करके, उसका बाजारीकरण करके, उसको महंगी फीस बढ़ा करके आम आदमी की पहुंच से शिक्षा को दूर किया जा रहा है। तो वकील साहब से सवाल पूछना था। वकील साहब नेटवर्क की कमी के कारण थोड़ा सा निकल चुके हैं। फिर मैं विनोद जी के पास ही चलूंगा। विनोद जी, आपने ये बात तो कही थी कि मैनिफेस्टो में नहीं है, तो पिछड़े वर्ग को क्या करना चाहिए? क्या उनको मैनिफेस्टो में अपनी बात को डलवाना होगा, और उसके अनुसार अगर वो काम नहीं करता, उसको सत्ता से, उसको संगठन से बाहर करना होगा? आप देखो सर, जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग में जागृति आई थी, इसीलिए पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व या उनके डम्मी प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी जो स्वर्ण मानसिकता के लोगों की राय से राय मिलाकर के काम कर रहे हैं, तभी उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन जो हमारे पिछड़े वर्गों के लोगों ने संगठन खड़े किए, वो संगठन संकुचित दायरे को लिए हुए हैं। किसी ने एक जाति विशेष के नाम पे, किसी ने जाति विशेष के किसी एक महापुरुष के नाम पे संगठन खड़ा किया। मैं पॉलिटिकल संगठन की बात कर रहा हूं सर। ऐसे संगठन किए और जाति विशेष के नाम रख दिए, उपजातियों के नाम रख दिए। तो जिनका सोचने समझने का वैचारिक दायरा ही सीमित है, वो क्या हमारी व्यापक समस्या का हल कर सकते हैं? हमारी व्यापक समस्या का हल करने के लिए हमारी सोच तो व्यापक होनी चाहिए। जो हमारा शोषण कर रहा है, जो इस देश को बांटने में लगा हुआ है, जिसने देश को जातियों में विभाजित किया, वही हमारे लोगों को जातिवादी कह रहा है। वही उस जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले को जातिवादी कह रहा है, और जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है वो जातिवादी कहलवा भी रहा है। और वो जातिवाद का गुरु बना हुआ है, जो जातिवाद अब भी फैला रहा है या पहले से भी फैलाता आया है। तो हमारे लोगों का जो लड़ाई लड़ने का तरीका है वो व्यापक नहीं है। हमारे जितने पिछड़े वर्ग हैं या वो छोटी छोटी जातियां हैं जो अधिकारों से वंचित है, उनकी लड़ाई का मैक्सिमम जो आधार है वो आरक्षण है। आरक्षण से बड़ी तो कोई आवाज नहीं इस देश में। और आरक्षण को ही कोर्ट के माध्यम से 50% पे बैन, फिर उसके माध्यम से और अन्य बैन, फिर पिछड़ी जातियों में अन्य घुसपैठ, और पिछड़े का जो अधिकार है वो भी आधे से कम 27%। तो और उस 27% में भी सामान्य की घुसपैठ। ये सब जब हमारे लोग स्वीकार कर रहे हैं और अपने संपूर्ण अधिकारों की आवाज नहीं उठाते, और संपूर्ण अधिकारों के प्रति हमारे समाज के नेतृत्व के द्वारा जनता को जागृत नहीं किया जाता, तो जनता उनका साथ कैसे देगी? ना जनता उनका साथ दे पाएगी, ना वो उनका नेतृत्व जो है सत्ता में आ पाएगा, और ना ही हमारे हक अधिकार हासिल हो पाएंगे।
जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, तब चाहे हम शासक बने या ना बने, चाहे हम शासक ना भी बने, तब भी जनता के जागृत होने के बाद, चूंकि वोट का अधिकार तो हमारे पास होगा ना। अभी आप देखिए, अभी सत्ता में जो लोग हैं, सत्ता में जो इस टाइम हमारे जो प्रमुख पद पे आसीन है, उनमें से जो सर्वोच्च पद पे आसीन है वो तो दलित वर्गों से है। जो नंबर 2 पोजीशन में जिस प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे है, वो तो कहने को उन जातियों से नहीं है जिन जातियों का वर्चस्व है समाज के ऊपर। तो कारण क्या है? उन लोगों ने हमारे समाज पिछड़े वर्गों को धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद का नाम लेकर, राष्ट्रवाद तो सच्चा वो है कि सबका कल्याण हो, लेकिन राष्ट्रवाद का नाम लेकर भ्रमित तो कर लिया, लेकिन समर्थन और काम किन लोगों का हो रहा है, किया जा रहा है? उनकी नीति किन के पक्ष में जा रही है? केवल उन वर्गों के पक्ष में जा रही है, 2 या 3 तथाकथित जातियों के पक्ष में जा रही है। तो हमारे समाज के लोग अपने अधिकारों के प्रति समाज में जागृति नहीं ला रहे, उनके प्रति, उनके अंदर समाज अपने अधिकारों के प्रति जो आग होनी चाहिए उसे नहीं जागृत कर पा रहे। उनके अंदर जो लगन होनी चाहिए, जो चाह होनी चाहिए, जो महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, वो नहीं जगा पा रहे। और जब तक वो महत्वाकांक्षा नहीं जागेगी, हमारे लोगों को चाहे तो धर्म के नाम पर, चाहे किसी अन्य चीज पे बहकाया जाता रहेगा, मूर्तियों के नाम पर, पाखंड के नाम पर बहकाया जाता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज को उसके समस्त अधिकारों के प्रति जागृत कराना और उसको हासिल करने की लगन पैदा करना, ये नेतृत्व का काम है, योग्य और सक्षम नेतृत्व का काम है। तो हमारे नेतृत्व को योग्य होना पड़ेगा, सक्षम होना पड़ेगा। वो वोट बैंक तो हमारा बड़ा है, लेकिन वो वोट बैंक तो बटा हुआ है ना, वो तो जा तो उन्हीं को रहा ना जो हमारे विरोध में जो शक्तियां काम कर रही हैं। और इसमें टोटली जो फॉल्ट है वो नेतृत्व का है। नेतृत्व को समझने की आवश्यकता है। अगर हम हमारे और आपके जैसे लोग कोई आवाज उठाते हैं तो हमारे नेतृत्वकर्ताओं को वो बुरी लगती है, लेकिन ये अगर वो समझ जाएंगे हमारी भावना, तो ये बुरी नहीं लगेगी, ये उनके हित में है और हमारे समाज के भी हित में है और इस राष्ट्र के भी हित में है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय अब समाप्ति की ओर लग रहा है। अब मैं ठाकुर साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क की ओर लूंगा। ठाकुर साहब, इस पूरी डिबेट का कंक्लूजन करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। समय अभी समाप्ति की ओर है। जी जी ठाकुर साहब। जी जी जी, जो आज का प्रोग्राम था ये बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। जो आपने बताया कि 74 वर्षों से हम लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है, बिल्कुल ये सही बात है। यदि आज हम लोग नहीं जागे तो निश्चित रूप से हम लोग वंचित ही रहेंगे और जितने पिछड़े हैं उससे भी ज्यादा पिछड़े होने की चांस है या संभावना है। तो समय रहते हुए हमें जागना होगा। हमारा जो जागृति का अभियान है इसको चलाने की जरूरत है। जो हमारे जागरूक नेता हैं या जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस दिशा में काम करें, और जो हम लोग जागरूक व्यक्ति है तो लोगों को बताएं, उनके अधिकारों को बताएं। और जब भी बात आती है तो अपना जो मैं बात कर रहा था कि आपको लोगों को डसने की जरूरत है, तो निश्चित रूप से जब जब आपको टाइम मिलता है तो निश्चित रूप से डसें, तभी आपकी पूजा होगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि हमें संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और लोगों को भी बताना पड़ेगा, उनके अधिकारों को भी बताना पड़ेगा कि जो आपके अधिकार है उनको उनके प्रति आप जागरूक होइए और अधिकारों के लिए लड़िए। जो संविधान में प्रदत्त आपको अधिकार हैं या हमें अधिकार प्रदत्त है उन पर हमें काम करना होगा, लोगों को बताना होगा। यही मेरा ऐसा संदेश है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। AIBCA टीवी समाज के दबे कुचले वंचित समाज के लिए, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए समय समय पर जो है ये ऐसे मुद्दे उठा करके लेकर के आता है, जिससे उनके अंदर छुपी शक्ति को आगे लाया जा सके, उनके अंदर छुपी कमजोरी को निकाला जा सके और उनकी शक्ति को उजागर करके वो अपना हक अधिकार ले सकें, उनको सक्षम बना सके, ये हमारी आवाज़ बन सके, उसके लिए काम करते हैं हम। साथियों, इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी इसको बताइए, क्योंकि यदि हमें अपना हक अधिकार हासिल करना है तो जानना बहुत ज़रूरी है। जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना जाने हम जो है अपने हक अधिकारों को नहीं ले सकते। अभी आज की डिबेट में सभी लोगों ने ये बताया कि ज्ञान की कमी के कारण, अपने हक अधिकारों के ज्ञान के अभाव के कारण OBC अपना नेतृत्व दूसरे के हाथों में देता आया है और हमारे नेता भी अपना नेतृत्व जो है अपने उन लोगों के हाथ में देते आए हैं जिन लोगों ने इनका शोषण किया है।
यानी ये कहा जाए कि जो है कि अगर चांद की गठरी की रखवाली किसी कुत्ते को अगर दे देते हैं तो नहीं कर सकता, उसके लिए उसको कहीं ना कहीं झपट करके ले लेता है। तो हमारे नेता लगातार लगभग इसी तरह का इस्तेमाल, इसी तरह का एटीट्यूड अपनाते आए हुए हैं। तो उसका एकमात्र कारण आप लोगों ने बताया कि ज्ञान की कमी। तो ज्ञान एक शक्ति है, इस शक्ति का अर्जन करने के लिए हम लोग जो है हमेशा ऑनलाइन प्रोग्राम में आते हैं और हम आपको बुलाते हैं। और आज का ये कार्यक्रम इसी समय समाप्त होता है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप समय निकाल करके आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।